गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लासिक का जनजातीय खानाबदोश से एक जगह बसे उस समुदाय के बारे में कुछ पढ़ना है। तो कुछ 5 पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट है। तो इस पार्ट को जो क्वेश्चन बाकी है उसको हम बताने की कोशिश करना है, उससे लिखने की कोशिश करो तुम लोग। सबसे पहले एक दस समझ में नहीं, 2 बार 3 बार सुनो समझो, और कोशिश करें कि ज़्यादा तेज नहीं बोलें, तुम लोग को फ्रेश सुनाई दे। कुछ वीडियो में जो है तो ना थोड़ा सा फ्रेश नहीं सुनाई दे रहा, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 बार सुनेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रश्न है, देखो ध्यान, अहोम राज का प्रशासन कैसे संगठित था। तो अहोम राज मुख्य रूप से यानी म्यांमार था। कैसे संगठित था, ये लोग विकसित थे, अग्नेयास्त्र का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार इस राज्य को जो है मान लीजिए कि किस तरह यह कैसे अकबर के द्वारा चाहे किस मैंने इसको लूटा गया। तो ये इस जनजाति के बारे में पढ़ते हैं कि अहोम लोग कैसे कैसे मैंने संगठित थे, उसके बारे में ध्यान से सुनो। अहोम राज मौजूदा म्यांमार की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित थी। इसी राज्य की प्रशासन संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित थी। अहोम राज पूरी तरह से बेगार पर निर्भर था, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ समय के लिए बिना वेतन के अपनी सेवाएं राज्य को देनी पड़ती थी। मैंने उस राज्य के जनता को कैसे कैसे व्यवस्था था, ध्यान से सुनो। बिना वेतन के ही राज्य को सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राज्य में जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी बारी अपने निश्चित संख्या में पाइक यानी बिना वेतन के काम करने वाले लोग भेजे जाते थे, यानी पाइक वहीं यानी श्रमिक। जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों की स्थानांतरित किया गया था। लगभग सभी पुरुषों को युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। दूसरे राज्यों में सार्वजनिक कार्यों के लिए अपनी सेवा प्रदान करते थे। अहोम समाज खेल नामक कुलों में विभाजित था। खेल नामक अभी बताया, खेल नामक कुलों में विभाजित था। यह अहोम समाज मान लीजिए कि पाइक के वहाँ के श्रमिकों को कहा जाता था, और मान लीजिए कि बिना वेतन के लोग करते थे देश सेवा, यानी दूसरी जगह भी करते थे, समझ में आए। और पूरे समुदाय के लोग भी कुछ बना कर एक जब आता था बारी बारी से लोग करते थे। दूसरे प्रश्न है कि वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन। देखो वर्ण आधारित, वर्ण का मतलब हम मुख्य रूप से 4 वर्ण पढ़ते हैं, यानी क्षत्रिय, वैश्य, देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण को ही मुख्य रूप से पढ़ते हैं। ये चारों वर्ण में अलग अलग विभाजित है। तो इस वर्ण के समाज में कैसे कैसे यानी कि ब्राह्मण लोग किस जाति को कैसे कैसे मान्यता प्रदान कर रहे हैं, मुख्य रूप से यही बात है। तो देखते हैं कि कैसे लिखता है, ध्यान से सुनो कि वर्ण आधारित समाज कैसे था। देखो क्या परिवर्तन हुआ। समाज के साथ अर्थव्यवस्था, समाज की जरूरतें बढ़ती गई तथा नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता ने वर्णों के साथ कमजोर करना शुरू कर दिया। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां तथा उभरने लगी। जैसे ब्राह्मणों के बीच कई जातियां सामने आई, ब्राह्मणों के बीच भी कई जातियां सामने आई। तो कई जनजातियों तथा समाज से समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया तथा उन्हें जातियों को भी दर्जा दे दिया गया। मैंने समाज में विभाजित हुआ, उससे जैसे जैसे विभाजित हुआ वैसे वैसे जाति का भी दर्जा दिया गया। विशेष प्राप्त शिल्पियों में जैसे क्या थे, शिल्पी मैंने रचनाकार जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में ही मान्यता दी गई। वर्ण की अपेक्षा जातीय समाज के संगठन का भी आधारित था। मैंने वर्णों की अपेक्षा जाति समाज के संगठित पर भी आधारित था। इस प्रकार उसमें यानी कि व्यवस्था यानी कि था, यानी वर्ण व्यवस्था ऐसे समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बनना। यानी ये मान ली कि धीरे धीरे समाज एक समाज बन गया, और ये कैसे कैसे अपना संगठित बदल रहा है। मान ली कि धीरे धीरे जैसे समाज में लोग सोचन शक्ति हुआ, शिक्षा हुआ, जैसे वे लोग अपने विकास के लिए मेरा समाज कैसे विकास है। मान ली कि अपने परिवार के बारे में कैसे लोग सोचता है, अपने जात के बारे में कि मेरा जात है, कहीं भी अगर जाति का नाम लेता है तो लोग बढ़ावा देता है। आज भी राजनीति पे उसी प्रकार उस समय भी लोग यानी देते थे, समझ में आया। तो उसे कैसे करते थे, ध्यान से सुनो। देखो एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजाति निम्नलिखित हुए, जो इस प्रकार वर्ण आधारित जाति समाज जनजाति एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आने लगे। एक राज्य के रूप में स्थापित होने के बाद वे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गए। उनके शक्तिशाली राजनीतिक स्वरूप देखते हुए ब्राह्मण उन्हें उच्च जाति का रूप भी मान्यता देनी आरंभ कर दी। राज्य के रूप में विकसित होने वाले बाद उन्हें तथा बृहद और अधिक जटिल राज्यों समाजों के साथ संगठन की स्थिति में लाश खड़ा कर दिया। अपनी शक्ति के विकास के कारण इन जनजातियों में तथा जाति व्यवस्था के सनातनी हिंदू धर्म दोनों का ही नकार दिया गया, और कालांतर में उन्हें कोई जनजाति जाति तथा आधारित समाज पर भी शामिल हो गई। मैंने मान ली कि हिंदू और
या जो भी जाति उस समय था उसको नकार दिए गए, हिंदू धर्म को भी नकार दिए गए। मान लीजिए कि अलग अलग जाति को जो भी समाज थे, जैसे गौंड लोग भी हिंदू धर्म से नफरत करते थे या होम लोग हिंदू धर्म को मानते थे, तो इस प्रकार अनेक जाति के लोग ही ऐसे करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये संगठित होकर और दूसरी जाति को भी मैंने रूप में संगठित और एक दूसरे के संपर्क में आए। नेक्स्ट है कि क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? हाँ, ये बात सही। बंजारे लोग, मान लीजिए जो जंगली जानवर, जो भी जंगल में रहने वाले जो खानाबदोशी जन, मान लीजिए जो भी ये जंगल से कैसे काटना है, जंगल में क्या करना है, तो जंगल के बारे में वो सब चीज़ जानता है। अगर हम नहीं जानते तो वो सब जानता है, इसलिए उसको वो एकदम उसको यह फायदे वही बात है। मान लीजिए कोई नए आदमी जानता है, जाने तक क्या जानेंगे कि इस जंगल में क्या है, लेकिन जो पुराना है वहाँ के लोगों को वह फायदा कैसे कैसे हुआ और उसके बारे में ध्यान से सुनो कैसे कैसे फायदा हो रहा है। देखो कि हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उनका महत्व तथा निम्नलिखित कारणों से समझा जा सकता है। सुल्तान आला खिलजी के बंजारों का ही इस्तेमाल नगरों के बंजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करता था। बादशाह जहांगीर ने भी अपने संस्मरणों में भी लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज लेकर जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अधिकारियों भी सैन्य के मुगलों के सेना के लिए खाद्यान्नों को भी ढुलाई का काम बंजारे लोग करते थे। और उस काल में विशाल सेना के लिए बंजारे लोग यानी कि 1 लाख यानी 10 लाख सैकड़ा हजार 10 लाख बैल अनाज ढोने का काम करता था। उसमें ज़्यादा बैलगाड़ी से ढोने का काम करता था। बंजारे अपना जीवन घुमाकर पद्धति से व्यतीत करते थे। वे मार्ग में अपने वाले लोगों के साथ वस्तुओं को लेन देन भी करते थे, यानी वस्तु प्रणाली, एक वस्तु देकर दूसरे से वस्तु लेना है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो कि गौंड लोग के इतिहास और अहोमों के इतिहास के किन मायनों में भिन्न था? क्या कोई समानता भी थे? हाँ, समानता और भिन्न दोनों में अंतर क्या था? दोनों में भिन्नता की थी। मान ली कि ये गौड़ लोग हिंदू धर्म का विरोध किया और हम लोग हिंदू को अपना लिया, तो ये भिन्नता थी। और समाज में क्या, मान ली कि वे भी जंगल में रहते थे, वे भी जंगल में रहते थे, ये समानता थी। तो इस प्रकार और भी कुछ बातें जो वो खाते थे, वो पीते थे, कपड़ा लता भी सेम था, तो इस प्रकार समानता आ गया। असमानता में धर्म का अलग अलग असमानता आ गया। तो देखो कैसे कैसे इसमें दे रहा है, ध्यान से सुनो और लिखने का प्रयास करो। देखो, गौड़ परंपरा के शास्त्रों का प्रयोग करते हुए जब अहोम राज के लोगों ने आग्नेय शास्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया, गौंड राज को 1565 में आसिफ खान ने कुचल दिया। गौंड राज को कौन कुचला? आसिफ खान ने कुचल दिया, जबकि अहोम राज को 1591 में मानसिंह अहोम राज को कुचल दिया और 1565 में आसिफ खान ने गौड़ को कुचल दिया। गौड़ों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, जबकि अहोम राज अर्थव्यवस्था पाइक या बेरोजगार यानी बेगार पर स्थित थी। अहोम का पाइक और श्रमिक पर और बेगार पर स्थित थी, लेकिन कृषि पर कौन था? गौड़ था। तो गौड़ों में विभाजन था कि जबकि अहोम राज कुलों में, अहोम राज कुलों में विभाजित था और गोंड जो है गढ़ों में विभाजित था, जबकि कुल यानी अहोम जो कुलों में विभाजित था। इस प्रकार तो गौंडों ने हिंदू धर्म का विरोध जारी रखा, जबकि हम लोगों ने अपने समय में हिंदू धर्म को अपना लिया। तो इन दोनों राज्यों के लिए सामाजिक जीवन लगभग एक साथ समानता था। दोनों ही विशाल साम्राज्यों का सामना करना पड़ता था। यानी विशाल यानी कि जो भी या बड़े बड़े लोग या मुस्लिम जो भी आते थे, अकबर या मान लीजिए मोहम्मद बिन खिलजी, ये लोग सारे लोग को परेशान करते थे। छोटे जो जनजाति के लोग को परेशान करते थे, अपने क्षेत्र में उपयोग करते थे और इसे मैंने प्रताड़ना भी देना पड़ता था। ये लोग बहुत सताया भी था। तो इस प्रकार कुछ क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप में जो है अपने अगल बगल के कुछ काम है तो उसके देख सकता है। तो इस पार्ट का मुख्य प्रश्न था जो पार्ट 2 में समाप्त हो गया। तो आगे फिर हम अगले कल जो है यानी 8वां का कुछ बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।